नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। यह पॉलिटी के प्रश्नोत्तर का 15वां सीरीज है और इसमें हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए उस प्रकार के प्रश्न जो विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या ज्ञानी जैल सिंह ने, या शंकर दयाल शर्मा ने, या नीलम संजीव रेड्डी ने? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वीटो पावर की व्याख्या किसमें किया गया है। तो वीटो पावर की जो व्याख्या है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में वीटो पावर से संबंधित प्रावधान किया गया है। और कुल कितने प्रकार के राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त है? तो कुल 3 प्रकार के वीटो पावर प्राप्त है। पहला है आपका आत्यांतरिक वीटो पावर, दूसरा है आपका निलंबनकारी वीटो पावर और तीसरा है पॉकेट वीटो पावर। तो जो तीसरा है आपका पॉकेट वीटो पावर, इस प्रकार के वीटो पावर में क्या होता है पॉकेट वीटो में? तो इस प्रकार के वीटो में जो होता है राष्ट्रपति विधेयक को ना तो सहमति देता है न ही अस्वीकृत करता है, यानी कि अपनी पॉकेट में रख लेता है। तो इसलिए इसे पॉकेट वीटो पावर कहा जाता है। और इस प्रकार के वीटो का प्रयोग करने वाले पहले जो राष्ट्रपति थे वह ज्ञानी जैल सिंह थे। और किस प्रकार का विधेयक था? तो डाक संशोधन विधेयक था। इस पर इन्होंने न विधेयक को अनुमति दी न ही अस्वीकृत किया, अपने पास रख लिया, जिसके कारण यह चर्चे का कारण बना। बात करते हैं ज्ञानी जैल सिंह के बारे में। तो ज्ञानी जैल सिंह जो है वह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति हैं। तो ये भी फैक्ट याद करिएगा। और नीलम संजीव रेड्डी की अगर बात किया जाए तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है वह भारत के पहले जो होते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। और राजेंद्र प्रसाद की बात किया है तो अभी तक के राष्ट्रपति कार्यकाल में सबसे अधिक जो कार्यकाल है वह राजेंद्र प्रसाद जी का है। और इनका जो कार्यकाल शुरू होता है 1952 से लेकर 1962 तक है। तो यह भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। तो हालांकि दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। बी कहता है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय व मणिपुर। सी कहता है कि असम, मणिपुर, मिजोरम व सिक्किम। और डी कहता है कि मणिपुर, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के आपकी 6वीं अनुसूची। तो 6वीं अनुसूची में जो व्याख्या किया गया है वह है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की। तो सही आंसर होता है बी। 5वीं अनुसूची की बात किया है तो 5वीं अनुसूची में बात किया गया है कि भारत के अंतर्गत जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके ऊपर प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में व्याख्या किया गया है। और 6वीं अनुसूची में कहा गया है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जो अनुसूचित जाति क्षेत्र हैं उनके ऊपर प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख 6वीं अनुसूची में किया गया है। अब यहाँ पे मूल संविधान की अगर बात किया है तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कुल 8 थी। वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कुल 12 हो गई है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ कुछ अन्य फैक्ट हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान का जब आप भाग 10 पढ़ते हैं तो भाग 10 का अनुच्छेद 244 अनुच्छेद 244 जो है वह अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के क्षेत्रों में प्रशासन का उल्लेख करता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 ए जो है इसके अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया? तो अनुच्छेद 338 ए। दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है ए। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? पहला कह रहा है कि संसद के निर्वाचित सदस्य, दूसरा कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, तीसरा कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य और चौथा कह रहा है कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में बात किया है तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से सही उत्तर होता है बी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अब यहाँ पे अन्य की अगर बात किया जाए
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 जो है यह कहता है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 जो है इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। साथ ही साथ आगे बात बताएं तो यहाँ पे होता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना तो वह लोकसभा का होता है नहीं राज्यसभा का। हाँ, यहाँ पे होता है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वह किसी भी सामान्य जो विधेयक होते हैं उस पर अपना वोट नहीं कर सकता। लेकिन विशेष परिस्थिति में जब वोट 50-50 की स्थिति हो जाए तो वह राज्यसभा के सभापति के नाते, ठीक है, राज्यसभा के सभापति के नाते वो क्या होता है कि मत बराबरी की स्थिति में अपना निर्णायक मत दे सकता है। तो यह है उपराष्ट्रपति के बारे में। अगला प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा, मुख्यमंत्री के एक आदेश जारी करने के माध्यम से, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका डी, कि राज्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान ही हटाया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे केंद्र यानी कि भारत के निर्वाचन आयुक्त की बात किया जाए तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान उन्हें हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के अगर बारे में बात किया जाए तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में जो व्याख्या किया गया है वह भारतीय संविधान का 243 के में राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में इसका प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो होता है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और इनके कार्यकाल की अगर बात किया जाए तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, जो पहले पूरा हो जाए। लेकिन यहीं पे अगर भारत के निर्वाचन आयुक्त की बात किया जाए तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो पहले पूरा हो जाए। तो यहाँ पे होता है, अब यहाँ पे एक चीज होता है कि जो आपका केंद्र निर्वाचन आयुक्त होता है, केंद्र निर्वाचन आयुक्त किस प्रकार के चुनाव कराता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों का जो विधानसभा का चुनाव होता है उसके निर्वाचन कराने का दायित्व जो होता है वह भारत के निर्वाचन आयुक्त का होता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात किया जाए तो इनका दायित्व होता है कि राज्य में जो नगरपालिका, ग्राम पंचायत स्तर के जो चुनाव होते हैं उनके चुनाव कराने का दायित्व जो होता है वह राज्य निर्वाचन आयुक्त का होता है। इस प्रकार से दिए गए प्रश्न का आंसर सही होता है डी। अगला प्रश्न है कि संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के माध्यम से साइबर कानून किस सूची में आते हैं? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या अवशिष्ट विषय है? तो यहाँ पर बात करते हैं कि जब भारतीय संविधान का आप अनुसूची 7 पढ़ेंगे, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। पहला है आपका संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। दूसरा है राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, परंतु विशेष परिस्थिति, यानी कि विशेष परिस्थिति में यह है कि अगर केंद्र सरकार राज्यसभा से उस विधेयक पर अनुमति प्राप्त कर लेती है तो वह राज्य सूची के विषयों को भी बदल सकती है। और तीसरा है आपका समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जो विशेष शक्तियां होती है वह केंद्र सरकार की होती है। इसलिए भारतीय संविधान के बारे में कहा गया है कि भारतीय संविधान रचना की दृष्टि से सो संघीय है, लेकिन भावात्मक दृष्टि से एकात्मक है। एकात्मक का मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी प्रकार की शक्तियां एक प्रकार से किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान रचना की दृष्टि से तो संघीय है, लेकिन भावात्मक दृष्टि से एकात्मक है। अब यहाँ पे आते हैं कि साइबर कानून, तो साइबर कानून जो होता है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो सही आंसर होता है आपका सी। अवशिष्ट विषय क्या होता है? तो जिसकी व्याख्या न तो संघ सूची में की गई हो, न ही राज्य सूची में की गई हो, न ही समवर्ती सूची में की गई हो, इस प्रकार के विषयों को अवशिष्ट विषय कहते हैं, और इस पे भी अधिकार केंद्र सरकार का होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो अब यहाँ पे 29 है 1, 29(2) है, 30(1) है और 30(2) है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह जो है भारतीय संविधान का जब आप भाग 3 पढ़ेंगे तो जिसमें फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में व्याख्या किया गया है, जिसका अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल संविधान में जो था कि मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान समय में इसकी संख्या 6 हो गई है। फंडामेंटल राइट्स को यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है, और जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान समय में फंडामेंटल राइट्स की संख्या 6 है। अब यहाँ पे होता है
कि जब आप इसी फंडामेंटल राइट्स को पढ़ोगे तो अनुच्छेद 29 और 30 जो होता है वह संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आते हैं फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है सी। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसके नाम लिखता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम, या प्रधानमंत्री के नाम, या लोकसभा के उपाध्यक्ष के नाम, या राष्ट्रपति के नाम? तो यहां पर सबसे पहले जानते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र होता है वह उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो होता है वह अध्यक्ष को देता है। भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद जो है 93, अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन के बारे में वर्णन अनुच्छेद 93 में किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र में उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं और उपाध्यक्ष अपने त्यागपत्र में अध्यक्ष को संबोधित करते हैं। अब यहाँ पे होता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य क्या होता है? तो सदन के अंदर अनुशासन बनाए रखना, सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, सदन के सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति देना तथा सदन को नियमित रूप से संचालित करने का कार्य जो होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होता है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है सी। अगला प्रश्न है कि किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश करी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, या राजेंद्र सच्चर समिति, या रंगराजन समिति, या एच देवराज समिति? तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या किसमें किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों की जो व्याख्या है यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की जो व्याख्या है भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत आर्टिकल आता है 51 का। इसमें मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, वर्तमान समय में इसकी संख्या 11 है। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा के अधिकार में कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने के अधिकार के रूप में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन साल 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा था? तो नहीं, क्योंकि इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इस प्रकार से मौलिक कर्तव्य जो वह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। तो दिए गए प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वह होता है ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गोवा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और गोवा, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़, या बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे अधिक लोकसभा में प्रतिनिधि भेजने वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, जहां से कुल 80 लोग जाते हैं लोकसभा में। उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, उसके बाद बिहार और अन्य सारे राज्य आते हैं। तो बिहार से लोकसभा में कुल 40 प्रतिनिधि जाते हैं, आंध्र प्रदेश से लोकसभा में कुल 25 प्रतिनिधि जाते हैं, और राजस्थान से भी लोकसभा में कुल 25 प्रतिनिधि जाते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 81 है उसमें लोकसभा के गठन का वर्णन किया गया है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो सुनिश्चित की गई है वह 552 है, और वर्तमान समय में लोकसभा के प्रतिनिधियों की संख्या कुल 543 है। 104वां संविधान संशोधन से पहले यह था कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति जो होता था वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। तो 104वां संविधान संशोधन के तहत ठीक है लोकसभा में आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 है। तो इन सारे फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। हालांकि दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, या वाई के अलग समिति? तो यहाँ पर सही आंसर होता है वाई के अलग समिति का जो संबंध है वह गरीबी रेखा के निर्धारण से है। गरीबी रेखा
निर्धारण से है, न कि चुनाव में सुधार संबंधी। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे होता है कि दिनेश गोस्वामी समिति की अगर बात किया जाए तो दिनेश गोस्वामी समिति का जो गठन है वह साल 1990 में चुनाव में सुधार संबंधित के लिए बनाया गया था। तारकुंडे समिति की अगर बात किया जाए तो तारकुंडे समिति को बनाया गया था साल 1974-75 के दौरान। इसी में भी चुनाव से संबंधित सुधारों का व्याख्या किया गया था। इंद्रजीत गुप्ता समिति की अगर बात किया जाए तो राज्य वित्त पोषण पर बनाई गई, चुनाव से संबंधित इसमें भी था कि जो होता है कि कितने पैसे दिए जा सकते हैं, कितने पैसे चुनाव में नहीं दिए जा सकते हैं, इस प्रकार के चीज़ों का अनुशंसा इंद्रजीत गुप्ता समिति के द्वारा किया गया था। तो यह तीनों की तीनों समितियां जो है वह चुनाव में सुधार से संबंधित है। और वाई के अलग समिति का संबंध गरीबी रेखा को निर्धारण करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन से संबंधित है। तो सबसे पहले बात करते हैं तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का प्रावधान है। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के सीटों का आवंटन है, तो यही सही आंसर होता है। पांचवें अनुसूची में जैसा कि मैंने बताया कि भारत के अनुसूचित क्षेत्रों का वर्णन और उस पर प्रशासन से संबंधित है। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के वर्णन है और उस पर प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। तो सही उत्तर होता है बी। जैसा कि मैंने बताया कि अनुसूचियों की संख्या कुल आपकी 11 है। ठीक है, अनुसूचियों की संख्या कुल 11 है वर्तमान समय में। मूल रूप से जो आपकी थी अनुसूचियों की संख्या जैसा कि मैंने बताया कुल 12 है और मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी थी? 8 थी। ठीक है, मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कुल 12 है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों का कुल कितना वर्णन है, तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों का जो प्रावधान है वह तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कुल जो है 250 है और वर्तमान समय में अगर सीटों की बात किया जाए तो 245 है, जिनमें से 238 जो है विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ पे राज्यसभा की अगर बात किया है तो राज्यसभा जो है इसकी व्याख्या अनुच्छेद 80 में किया गया है। सबसे अधिक राज्यसभा वाला सीट जो है वह उत्तर प्रदेश से आता है। हालांकि दिया गया प्रश्न की किस अनुसूची में राज्यसभा और राज्यसभा के सीटों के आवंटन की व्याख्या किया गया है, तो अनुसूची जो है वह चौथी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की किस संविधान से लिया गया है, यानी कि प्रस्तावना का जो विचार है किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से या दक्षिण अफ्रीका से? तो अगर प्रस्तावना के विचार की अगर बात किया है तो प्रस्तावना का जो विचार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे शब्द जो लिए गए वह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, तो प्रस्तावना का जो विचार है वह अमेरिका से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से, जैसा कि मैंने बताया कि आगे आप लोग पढ़ेंगे कि आपातकाल के बारे में व्याख्या किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन को लिया गया है और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे चीज़ों को लिया गया है। अब यहाँ पे साथ ही साथ चर्चा कर लेते हैं कि अमेरिका के संविधान से और क्या क्या हमने लिया है। तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार को हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वह भी अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। वित्तीय आपातकाल जो होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होता है, वह भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का शक्ति और अधिकार भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। हालांकि दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है ए। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? कुल सदस्य का 1/10वां भाग या न्यूनतम 12 सदस्य या न्यूनतम 20 सदस्य या अध्यक्ष द्वारा निर्धारित संख्या? तो यहाँ पे विधानसभा की बात किया जाए या लोकसभा की बात किया जाए या राज्यसभा की या किसी भी राज्य की विधानसभा की बात किया जाए, इसमें होता है कि तब तक
कोई भी कार्रवाई वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे, तब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई वैध नहीं मानी जाएगी। और इसकी व्याख्या जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में किया गया है कि अनुच्छेद 100 में कहा गया है कि किसी भी सदन में गणपूर्ति हेतु, वह लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, या जिस राज्यों में विधान परिषद है उनमें गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों का जब तक 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे, किसी भी कार्य को वैध अनुमति नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से सही उत्तर होता है ए। अगला है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? भारत का, कनाडा का, यूएसए यानी कि अमेरिका का, या फ्रांस का? तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है यूएसए यानी कि अमेरिका का है। अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान लागू किया और यह लागू कब करता है? साल 1789 में विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश भी बनता है और यह प्रथम लिखित संविधान वाला देश भी बनता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वह भारत है और साथ ही साथ विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान भी भारत के पास है। संघीय व्यवस्था वाला जो देश है वह कनाडा है। भारत ने संघीय व्यवस्था का विचार भी कनाडा से ही लिया था। फ्रांस की अगर बात किया जाए तो फ्रांस जो है गणतांत्रिक व्यवस्था जो है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो यूके यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। और यहाँ पे होता है कि संविधान को विकसित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन है। भले ही उसका संविधान लिखित नहीं है लेकिन संविधान का जो विचार आया था सबसे पहले ब्रिटेन से आया था और संसदीय शासन का जनक देश भी ब्रिटेन को ही माना जाता है। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है सी कि पहला लिखित संविधान जो है वह अमेरिका का था। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? देश में आपातकाल से, या जम्मू कश्मीर से, या राष्ट्रपति शासन से, या संविधान में संशोधन से? तो देश में आपातकाल की अगर बात किया है तो इसकी व्याख्या अनुच्छेद 352 में किया गया है। जम्मू कश्मीर का जो अनुच्छेद था 370 था जिसको अब हटा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन की व्याख्या अनुच्छेद 356 में किया गया है और संविधान संशोधन के बारे में बताया गया अनुच्छेद 368 में और इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 20 में किया गया है और इसे साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के विधेयक होते हैं। तो एक होता है धन विधेयक, दूसरा होता है वित्त विधेयक, तीसरा होता है साधारण विधेयक और चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक। ये 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। अब यहाँ पे होता है कि किन किन विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो वित्त विधेयक और साधारण विधेयक पे जो होता है वह संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। और किन किन विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है? तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। अब यहाँ पे होता है कि संविधान कुल कितने तरीके से हो सकता है? तो यहाँ पे है कि 3 प्रकार से हो सकता है। पहला होता है साधारण बहुमत से, दूसरा होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत होता है कि कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत जब तक नहीं प्राप्त होगा तब तक वह विधेयक पारित नहीं होगा। तीसरा विधेयक होता है कि विशेष बहुमत यानी कि 2/3 सदस्य उस पर वोट करें और उसके बाद आधे से अधिक राज्यों का उसे समर्थन प्राप्त हो तब जाके वह संशोधन हो सकता है। तो भारतीय संविधान में इस 3 प्रकार से संशोधन होता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद का 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन से है। और जैसा कि मैंने बताया कि संविधान संशोधन पर जो होता है वह संयुक्त अधिवेशन बुलाया नहीं जा सकता है। तो सही आंसर होता है आपका डी। तो दोस्तों ये था 15वां सेशन भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नोत्तर का। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।